जमाल वॉकर एक सामान्य आदमी है जो मेडिवल वर्ल्ड नामक थीम पार्क में पूर्णकालिक नौकरी करता है। पार्क का मालिक उसके भविष्य को लेकर चिंतित है क्योंकि पार्क आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। इसके अलावा पास में कैसल वर्ल्ड नाम का एक नया थीम पार्क खुलने वाला है। अगर वे कुछ नया नहीं लाते तो मेडिवल वर्ल्ड को दिवालिया होना तय है। एक दोपहर जमाल को पार्क के आसपास की खाई साफ करने का काम मिलता है। सफाई करते समय उसे पानी में एक मेडलियन दिखाई देता है जो काफी कीमती लग रहा था। इसे निकालने की कोशिश में जमाल खाई में गिर जाता है और वह डूब जाता है। हालांकि वह पानी ज्यादा गहरा नहीं था। जब वह पानी से बाहर आता है तो वह देखता है कि वह अब पार्क में नहीं है। वह सोचता है कि वह कैसल वर्ल्ड में आ गया है जो उनके पार्क के पास ही है। जमाल यह नहीं जानता कि वह अतीत में 1300 के दशक के इंग्लैंड में चला गया है। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक शराबी व्यक्ति से होती है जिसका नाम नोल्टे है। हालांकि वह प्राचीन कपड़े पहने हुए है, जमाल सोचता है कि वह एक कस्ट्यूम पहने हुए पार्क का कर्मचारी है। उसे नजरअंदाज करते हुए वह शहर में चला जाता है और एक विशाल किले के पास पहुंचता है जिसे वह कैसल वर्ल्ड का मुख्य आकर्षण मानता है। वह अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। जब वे उससे पूछते हैं कि वह कहां से आया है तो वह जवाब देता है नॉर्मैंडी। जमाल का मतलब होता है नॉर्मैंडी लॉस एंजल्स से, लेकिन गार्ड्स सोचते हैं कि वह फ्रांसीसी मूर है जिसे वे अगले हफ्ते आने की उम्मीद कर रहे थे। वे उसे अंदर जाने देते हैं और जमाल को एक व्यस्त बाजार में ले जाते हैं जहां हर कोई 1300 के दशक के कपड़े पहने हुए है। वह थीम पार्क की सटीकता से प्रभावित होता है, अभी भी इस बात से अनजान कि वह समय में पीछे चला गया है। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की विक्टोरिया पर पड़ती है। जमाल उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी क्रूर कमांडर जनरल परसिवल आ जाता है। वह शहर की सभी महिलाओं पर अधिकार जताता है क्योंकि वह एक शाही गार्ड है। जब परसिवल विक्टोरिया के करीब आता है तो जमाल उसे रोक देता है। वह परसिवल को पार्क के मैनेजर से शिकायत करने की धमकी देता है। परसिवल अपनी तलवार निकालता है लेकिन जमाल सोचता है कि यह नकली है और सभी को अपनी बहादुरी से हैरान कर देता है। इसके बाद वह एक अजनबी से मिलता है जो उसे राजा के पास ले जाता है। राजा ने अपनी बेटी रेजिना की शादी नॉर्मैंडी के ड्यूक से तय की है। राजा सोचता है कि जमाल एक संदेशवाहक है और पूछता है कि ड्यूक कब आएगा। भ्रमित जमाल एक तारीख बता देता है। उसी दिन बाद में उसे एक फांसी देखने के लिए बाहर ले जाया जाता है। वह उत्साहित होता है, सोचता है कि ये सिर्फ थीम के हिसाब से अभिनय कर रहे हैं। फांसी सही से होती है लेकिन जब जमाल विद्रोही का कटा हुआ सिर उठाता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। वह इतना सदमे में आ जाता है कि बेहोश हो जाता है। जब जमाल जागता है तो वह खुद को विक्टोरिया के साथ अपने कमरे में पाता है। वह उस मेडलियन को पहने हुए होता है जो उसने खाई में पाया था, जिससे विक्टोरिया को लगता है कि वह उसके लोगों में से एक है। वह उसे अपना मेडलियन दिखाती है जो उसके जैसे ही है। यह पता चलता है कि मेडलियन विद्रोहियों का प्रतीक है जो राजा के क्रूर न्याय प्रणाली से तंग आ चुके हैं। राजा ने पूर्व रानी को अनुचित तरीके से हटा दिया है और उसके शासन की आलोचना करने वाले कई निर्दोषों को मार डाला है। विद्रोहियों का समूह राजा को राज्य से बाहर निकालकर पूर्व रानी को फिर से सत्ता में लाना चाहता है। अभी भी भ्रमित जमाल उससे पूछता है कि यह कौन सी तारीख है और उसे पता चलता है कि यह 1328 ईस्वी है। वह घबरा जाता है और अपने समय में वापस लौटना चाहता है लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे। वे एक गार्ड द्वारा बाधित होते हैं जो उन्हें घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करता है। जमाल की घोड़ों के बारे में जानकारी की कमी के कारण उसकी घुड़सवारी की तकनीक सभी को हंसा देती है। यहाँ तक कि राजा भी शो का आनंद लेता है और उसे रात के राजकीय भोज में आमंत्रित करता है। पार्टी उबाऊ होती है इसलिए जमाल उसे नाचकर रोशन कर देता है जैसा कि वह भविष्य में करता था। सभी उसका अनुसरण करते हैं और यह महल की सबसे जीवंत पार्टी बन जाती है। बीच में राजकुमारी रेजिना जमाल को किनारे ले जाकर जबरदस्ती उसके होठों पर किस करती है। वह उसके आगमन के बाद से ही उस पर नजर रखे हुए है लेकिन अपने पिता के सामने उससे संपर्क करने से डरती थी। परसिवल उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और नए आगंतुक की हिम्मत पर नाराज हो जाता है। उसी समय दो विद्रोही राजा पर हमला करने वाले होते हैं। जमाल झूमर से लटककर राजा पर गिरता है। विडंबना यह है कि वह विद्रोहियों से उसे बचा लेता है। स्थिति शांत होने पर परसिवल को अपना काम ठीक से न करने के लिए डांटा जाता है जबकि जमाल की प्रशंसा की जाती है और उसे सुरक्षा प्रमुख बना दिया जाता है। परसिवल ईर्ष्या और क्रोध से जलता है लेकिन राजा के फैसले के सामने उसे सिर झुकाना पड़ता है। सुरक्षा प्रमुख बनने पर जमाल को कई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वह अपने विचार सामने रखता है कि दुश्मनों को दूर रखने के लिए किले के प्रवेश द्वार को फिर से बनाना चाहिए। योजना लागू होने से पहले राजा उसे एक और महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाता है। एक किसान को शाही बगीचे से एक शलजम चुराते हुए पकड़ा गया था। भले ही उसने यह अपनी भूखी परिवार को खिलाने के लिए किया था, उसे अपने अपराध के लिए फांसी देने का आदेश दिया जाता है। चूंकि जमाल सुरक्षा प्रमुख है, उसे इस फांसी का ध्यान रखना होता है। जब राजा चला जाता है तो जमाल उस गरीब किसान को छोड़ देता है
और उसे खाने के लिए कुछ पैसे भी देता है। रात में जमाल मनोरंजन के लिए सबसे अच्छी चैम्बरमेट को बुलाने की मांग करता है। वह विक्टोरिया को चुनता है और उसे अपने कमरे में अकेले ले जाता है, सोने का बहाना बनाकर। विक्टोरिया चाहती है कि वह विद्रोही समूह के लिए एक संपत्ति बने और राजा की हत्या में मदद करे। हालांकि यह देखने के बाद कि राजा सब्जियों के लिए भी लोगों को मारता है, जमाल विद्रोह में रुचि नहीं रखता। विक्टोरिया निराश होती है, लेकिन वह तर्क देता है कि वह इस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। वह उसे कायर कहकर चली जाती है। आधी रात को एक महिला जमाल के कमरे में आती है और उसके साथ प्यार करती है। वह सोचता है कि यह विक्टोरिया है और विरोध नहीं करता। अगले सुबह नॉर्मैंडी से असली संदेशवाहक आता है और राजा को पता चलता है कि जमाल उनसे झूठ बोल रहा था। वह संदेशवाहक और गार्ड्स जमाल के कमरे में घुसते हैं और उसे राजकुमारी रेजिना के साथ नग्न पाते हैं। परसिवल उस पर राजकुमारी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाता है। जमाल तर्क देता है कि किसी और ने पहले ही राजकुमारी के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। संदेशवाहक शादी को रद्द कर देता है क्योंकि रेजिना अब डचेस बनने के योग्य नहीं है। इस हंगामे के परिणाम स्वरूप जमाल को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और राजा की हत्या का प्रयास करने वाले 2 विद्रोहियों के साथ फांसी की सजा सुनाई जाती है। काल कोठरी में जमाल विद्रोहियों से दोस्ती करता है जिन्होंने पहले ही अपनी मौत स्वीकार कर ली है। वे उसे ब्लैक नाइट की कहानी सुनाते हैं, जो एक क्रांतिकारी योद्धा था। ऐसा माना जाता है कि नाइट को दुनिया के सभी पैसों से भी रिश्वत नहीं दी जा सकती थी और वह न्याय के लिए जोर शोर से लड़ता था। एक युद्ध में उसे एक ड्रैगन ने पूरा निगल लिया था। हालांकि सोने की तलवार की मदद से उसने ड्रैगन के पेट से खुद को काटकर बाहर निकाला और जानवर को मार डाला। घटना के बाद वह खुद ड्रैगन की तरह आग भी उगल सकता था। अगले दिन तिकड़ी को भीड़ के सामने फांसी के लिए लाया जाता है। घबराहट में जमाल लोगों से कहता है कि वह भविष्य का जादूगर है जिसके पास सबको जलाने की शक्ति है। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि एक लाइटर का उपयोग करके, लेकिन यह काम नहीं करता। जब जमाल का सिर काटा जाने वाला होता है, जल्लाद सेब खाने के दौरान घुटने लगता है। यह देख भीड़ को लगता है कि जमाल ने उस पर मौत का जादू कर दिया है। जमाल इस गलतफहमी का फायदा उठाता है और ऐसा ही करने का नाटक करता है। अचानक पास में आग लग जाती है, जिससे आम लोग उसकी शक्ति को सच मान लेते हैं। असल में विद्रोही महल के बाहर से जलते तीर चला रहे थे ताकि अपने लोगों को बचा सकें। अंत में जमाल और बाकी लोग विक्टोरिया की मदद से महल से भाग निकलते हैं। जमाल की मुलाकात घुड़सवार शराबी नोल्टे से होती है और पता चलता है कि वह पूर्व रानी का नाइट था। वह राज्य के सबसे महान योद्धाओं में से एक था, लेकिन जब राजा ने रानी को गद्दी से उतार दिया और उसे भी निकाल दिया तो वह शराबी बन गया। लेकिन अंदर कहीं न कहीं सब जानते थे कि उसके अंदर का योद्धा अभी भी जीवित है। विद्रोही समूह के साथ कुछ समय बिताने के बाद जमाल को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है और वह अंततः राजा को गद्दी से उतारने में उनकी मदद करने का निर्णय लेता है। जंगल में रहते हुए वह देखता है कि 3 आदमी नोल्टे को परेशान कर रहे हैं। वह उसकी मदद करता है, लेकिन खुद ही उन गुंडों द्वारा पकड़ा जाता है। नोल्टे अपनी खोल से बाहर आता है और जमाल को बचाने के लिए गुंडों से लड़ता है। अब वह शराब छोड़ने और समूह की मदद करने के लिए प्रेरित होता है। दोनों वापस बस्ती में आते हैं और उसे खंडहर में पाते हैं। पता चलता है कि परसिवल और उसके सैनिकों ने इसे नष्ट कर दिया है और विक्टोरिया को अपहरण कर लिया है। हर कोई इस लड़ाई को जीतने की उम्मीद खो देता है। तभी पूर्व रानी खुद को प्रकट करती है। वह बताती है कि वह हमेशा से उनके साथ थी, छाया में रहकर उनकी मदद कर रही थी। अगले कुछ दिनों में समूह एक बेहतर हमले की योजना बनाता है। भविष्य के ज्ञान के साथ जमाल उन्हें अमेरिकी फुटबॉल और प्रो रेसलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियां सिखाता है। इससे निहत्थे विद्रोहियों को लड़ने का एक तरीका मिल जाता है। वह खुद नोल्टे से कुछ बुनियादी तलवारबाजी तकनीकें सीखता है। फिर हमले का दिन आखिरकार आ जाता है। समूह खुद को तैयार करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नोल्टे उन्हें महल तक ले जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे परसिवल के आदेश पर गार्ड्स द्वारा पूरी तरह से घेर लिए जाते हैं। वे संख्या में कम और पीछे धकेले जाते हैं। फिर सभी के आश्चर्य के लिए युद्ध क्षेत्र में खुद ब्लैक नाइट प्रवेश करता है। वह एक भव्य प्रवेश करता है, गार्ड्स को उससे भागने के लिए प्रेरित करता है। न केवल वह, बल्कि वह अपने मुंह से आग भी उगलता है। विद्रोहियों को आखिरकार लगता है कि वे जीतने वाले हैं, लेकिन तभी ब्लैक नाइट अपने घोड़े से गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि खुद जमाल है। परसिवल उसकी जान लेने ही वाला होता है कि नोल्टे उसे बचाने आता है और गार्ड से लड़ता है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। जमाल द्वारा सिखाई गई तकनीकों का उपयोग करके आम लोग कई गार्ड्स को चकमा देकर हरा देते हैं। युद्ध के बीच राजा परसिवल के पास भागता है और उससे सुरक्षा के लिए मदद मांगता है। परसिवल उसे एक कमजोर और अयोग्य नेता मानता है, इसलिए जब राजा उसे आदेश देने की कोशिश करता है, उसे महल से धकेलकर खाई में फेंक देता है। लड़ाई विद्रोहियों की ओर जाती दिखती है। तभी परसिवल नोल्टे पर लंबी धनुष से तीर चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसके बाद वह विक्टोरिया को बंधक बना लेता है। जमाल उसकी मदद के लिए दौड़ता है और नोल्टे द्वारा सिखाई गई तकनीक का उपयोग करता है। परसिवल आश्चर्यचकित होता है और अपनी स्थिति बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में जमाल जीत जाता है और विक्टोरिया को बचा लेता है। जैसे ही वह उसे उठा रहा होता है, परसिवल फिर से खड़ा
हो जाता है और जमाल को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी नोल्टे, जो अभी भी जीवित है, उसे भी मार देता है। अंत में विद्रोही विजयी होते हैं और जमाल सभी का हीरो बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद जमाल के घर लौटने का समय आ जाता है। वह विक्टोरिया से विदा लेता है और उसे आखिरी चुंबन देता है। प्रस्थान से पहले रानी उसे राज्य का ब्लैक नाइट घोषित करती है। कुछ समय बाद जमाल 2000 के दशक में वापस जागता है, एक पैरामेडिक और थीम पार्क के अपने सहयोगियों से घिरा हुआ। वे बताते हैं कि वह खाई में डूब गया था और उसे बचा लिया गया था, लेकिन तब से वह बेहोश था। उसके अनुभव को तर्कसंगत तरीके से एक सपना कहा जा सकता है, लेकिन जमाल जानता है कि यह सपना नहीं था। अतीत में जाने से पहले वह अपनी नौकरी छोड़कर कास्टल थीम वाले पार्क में अधिक पैसे कमाने के लिए स्थानांतरित होना चाहता था, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया है। चूंकि वह मध्यकालीन दुनिया के बारे में लगभग सब कुछ जानता है, वह अपने विचार मालिक को बताता है और थीम पार्क को और अधिक थीम पर केंद्रित बनाता है। यह एक बड़ी सफलता बन जाती है जो कास्टल वर्ल्ड की शुरुआत को भी पीछे छोड़ देती है। 6 हफ्ते बाद जमाल पार्क में टहल रहा होता है जब उसकी मुलाकात एक महिला निकोल से होती है, जो बिल्कुल विक्टोरिया की तरह दिखती है। निकोल कहती है कि उसे जमाल कहीं देखा हुआ लगता है और दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। उनके बीच एक कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन निकोल को अपने भतीजे की वजह से जाना पड़ता है। अचानक जमाल को उसका नंबर पूछने की याद आती है और वह उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए वह फिर से खाई में गिर जाता है। इस बार वह प्राचीन रोम के कोलोसियम में जागता है, जहां शेर उसे खाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़े। देखने के लिए धन्यवाद।